हेलो एवरीवन, आज डेट है 11 अक्टूबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ द हिंदू के फ्रंट पेज से कोल शॉर्टेज को लेकर के हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोल मिनिस्ट्री है, उन्होंने अश्योर किया है कि हमारे जो भी कोल पावर प्लांट्स है वहाँ पर कोल की अवेलेबिलिटी मिनिमम 24 डेज के लिए सफिशियंट है। मीन्स हमारे इंडिया में कोल की कोई भी शॉर्टेज नहीं है। अब ये कोल शॉर्टेज इशू क्यों उठ रहा है, क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से प्रॉब्लम जनरेट हुई, उन सारे प्रॉब्लम्स को, उन सारे प्रोसीजर को हम एक बार व्यू कर लेते हैं। कोविड की सेकेंड वेव जैसे ही खत्म हुई, प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो है वो इंक्रीज हुई। अब जैसे ही प्रोडक्शन इंडस्ट्री में इंक्रीज देखने को मिला, उसके कारण से जो पावर की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसे हैं जिसमें कोल जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो कोल का कंजप्शन जो है वो भी इंक्रीज हो गया। मतलब दोनों ही तरीके से कोल का कंजप्शन भी इंक्रीज हुआ और पावर का जो कंजप्शन है वो भी इंक्रीज हुआ। अब पावर ज़्यादा यूज होने लगी तो पावर को ज़्यादा जनरेट करने की आवश्यकता पड़ने लगी। लेकिन जो कोविड है वो ग्लोबल पेंडेमिक है, उसने ना सिर्फ इंडिया को इफेक्ट किया बल्कि पूरी कंट्रीज, पूरे जो ग्लोबल लेवल पर है सभी को इफेक्ट किया। इसकी वजह से हर कंट्री में जो कोल की डिमांड है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अभी कुछ दिन पहले हमने चाइना का इशू देखा था कि चाइना में भी सेम इशू देखने को मिल रहा था कि वहाँ पर पावर का जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आई है। अब देखो ये प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से जब कोल का कंजप्शन इंक्रीज हुआ तो कोल की डिमांड बढ़ी, कोल की डिमांड बढ़ी तो उसका प्राइस बढ़ा। इसकी वजह से भी इंडिया जो है वो ज़्यादातर कोल इंपोर्ट करता है। कोल का इंपोर्ट करने का कारण क्या है, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रिजर्व नहीं है, कोल रिजर्व है इंडिया में, लेकिन जो कोल रिजर्व है वो बेस्ट क्वालिटी का कोल वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो बेस्ट क्वालिटी का जो कोल है, बेस्ट क्वालिटी कोल मतलब ऐसा कोल जिससे एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा मिल सके, तो इस तरीके का कोल ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब जब कोल के प्राइस बढ़े तो इंडिया के ऊपर इसका एक तरीके से बर्डन क्रिएट होने लगा, तो इंडिया ने जो कोल का इंपोर्ट हम करते हैं उसको करना कर दिया कम। अब कम करने की वजह से और हमारे यहाँ पर जो भी रिजर्व हैं उनमें मानसून सीजन इस बार आपने देखा होगा कि काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चला है। अब लॉन्ग टर्म तक मानसून सीजन चला है, जिसकी वजह से जो हमारे कुछ कोल माइंस हैं उस एरिया में पानी भरने की वजह से उन माइंस में कोल का एक्सट्रैक्शन हम टाइम पर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हमारे पास में सफिशियंट रिजर्व्स हैं और धीरे धीरे हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारे जो रिजर्व्स हैं वहाँ पर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मींस पावर सप्लाई में कोई भी हर्डल्स क्रिएट नहीं होगी। अब ये सारी चीज़ें एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये दिखाती है। अब देखो कोल जो है वो वर्ल्ड इंपॉर्टेंट हो गया। अब आपको स्टैटिक पार्ट में जाकर के ये व्यू करना है कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर कोल रिजर्व्स हैं और किस तरीके से कोल का जनरेशन हुआ। वो सारी चीज़ें जो बेसिक्स, जो फाउंडेशन बुक्स में हैं, उनको आप इन पॉइंट्स के साथ में क्लियर करना है। कल प्रीलिम्स का एग्जाम था और उसमें आपने देखा होगा कि जो स्टैटिक पार्ट है उसके ऊपर जो यूपीएससी है उसने दोबारा से फोकस किया है। तो जो भी हमारा स्टैटिक पोर्शन है उसमें से कम 3 से 4 पोर्शन जो हो, जैसे एनवायरनमेंट ले लीजिए या फिर हिस्ट्री ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, इकोनॉमी ले लीजिए। वैसे इकोनॉमी और पॉलिटी जो है वो काफ़ी मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस थे अदर से कंपैरिजन करें तो कुछ ऐसे बेसिक्स आपके ऐसे हाथ में होने चाहिए जिनसे इजीली आप प्रीलिम से खेल जाओ। अब देखो कोल्स को लेकर के जो भी बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। इसी तरीके से हम ये कोशिश करेंगे कि अब जो भी हम क्वेश्चंस करें, जो भी हम रेगुलर न्यूज़ को डिस्कस करें, उसके साथ के साथ आपका जो भी उसका बेसिक्स है रेगुलर जो है उसको क्लियर करते जाना है। उससे क्या होता है, बर्डन क्रिएट नहीं होता, और जब बर्डन क्रिएट नहीं होता तो लास्ट में जाकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। अब देखो ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना इंडिया में, पावर शॉर्टेज को लेकर के बोला जा रहा है, इसके एक बात क्लियर होती है कि जो भी कोल इंडस्ट्री है उससे हमें रिप्लेस करना होगा, उससे हमें जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी ऊपर ट्रांसफॉर्म अपने आप को करना होगा। नहीं तो ये जो इशू हैं वो धीरे धीरे और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो रेगुलर इंक्रीज़ हो रही है, और जब रेगुलर इंक्रीज़ हो रही है तो रिसोर्सेज धीरे धीरे टाइम के साथ में जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल
रिसोर्सेज हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग खत्म होंगे। इसलिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे सोलर पावर प्लांट्स हैं या फिर विंड पावर प्लांट्स हैं, इन सब के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। इससे क्या होगा, ना सिर्फ हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो सेव रहेंगे और जो हमारा एमिशन है वो भी कम होगा, क्लाइमेट चेंज जो इशू है वो भी कम होगा, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्शन ईजिली हो पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो हमारे ईस्टर्न स्टेट के जो फार्मर्स हैं उनका कम इंक्लूजन है इस फार्मर प्रोटेस्ट में। जो इससे अगर हम कंपैरिजन करें नॉर्थ वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ के फार्मर्स ने ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन दिखाया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 2 से, दिल्ली जो पुलिस है उसका एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया उन्होंने 10 जुलाई से, तेजस्विनी इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव में उन्होंने किया कि ऐसे एरिया, दिल्ली में वो सारे एरिया उन्होंने सर्च किए जिन एरिया में विमेन की सिक्योरिटी को लेकर के या उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं उनको लेकर के वहाँ पर पुलिस की अवेलेबिलिटी हमेशा होनी चाहिए। इसको लेकर के दिल्ली सरकार ने उस एरिया में जो वीमेन कांस्टेबल हैं उनको वहाँ पर डिप्लॉय किया और इसका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। इस इनिशिएटिव की वजह से लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है और बहुत सारे जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, बहुत सारे जो केसेज की संख्या है वो काफ़ी कम हो गई हैं। अब देखो, इसे नेम स्पेसिफिक जो इनिशिएटिव होते हैं उनको आपको क्लियर करना चाहिए। इस तरीके के जो इनिशिएटिव हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में इन इनिशिएटिव का आप यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 3 से। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार बोल रही है कि हमारे यहाँ पर कोई कोल क्राइसिस नहीं है, लेकिन जो अदर स्टेट हैं, अदर यूटीज़ हैं, उनके द्वारा ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि देखो कोल की क्राइसिस तो है हर एरिया में, हर स्टेट, हर यूटी में जहाँ जहाँ कोल पावर प्लांट्स हैं उन एरिया में देखने को मिल रहा है कि कोल की क्राइसिस तो देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर ये मनीष सिसोदिया हैं, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी तब भी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया था और उसका नतीजा आपने देखा कि कोविड में जब सेकेंड वेव के दौरान ये बोला जा रहा था कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें और ज़्यादा प्लांट्स इंप्लीमेंट करने चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम में भी सेम तरीके का सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है। ये मनीष सिसोदिया के द्वारा स्टेटमेंट दिए गए हैं। ओके, तो उन्होंने बोला कि जो भी कोल क्राइसिस है उसको मिल करके इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की आवश्यकता है और इस प्रॉब्लम को तभी सोल्व किया जा सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो ये माने कि हाँ हमारे यहाँ पर कोल क्राइसिस है, कोयले की कमी है और उस शॉर्टेज को कम करने के लिए हम किस तरीके से अल्टरनेट जो रिसोर्सेज हैं, अल्टरनेट जो हमारे पास में प्रेजेंट टाइम में जो भी प्रेजेंट है उसके ऊपर हम कैसे वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, ये वही है दिल्ली सरकार का जो स्टेबल बर्निंग प्रोग्राम है जिसमें बायोडिकम्पोजर सॉल्यूशन को यूज़ किया जा रहा है। जो भी फार्मलैंड्स हैं वहाँ स्प्रे किया जाएगा और इससे क्या होगा, जो स्टेबल बर्निंग इश्यू है उसको काफ़ी कम किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 4 से, यहाँ देखिए, देखो मेघालय में एक रिवर है, मेघालय, जहाँ पर गारो, खासी, जैंतिया और सबसे ज़्यादा जो रेन है वहाँ पर एक्वायर होती है। मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा रेन वहाँ पर होती है हमारे इंडिया में, माउंट सिनराम जो एरिया है। तो ये जो मेघालय है यहाँ पर एक रिवर थी, वो काफ़ी डेड हो गई थी। डेड होने का कारण ये था कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री हैं जिसकी वजह से, इस रिवर का नाम है लुखा और एक तरीके से फिश जो हैं उनके लिए रिजर्वियर था, मतलब वहाँ के बहुत ज़्यादा फिशेज इस एरिया में पाई जाती थी। इन द लोकल पनार लैंग्वेज वाज कंसिडर्ड टॉक्सिक बियॉन्ड रिडम्पशन ए डिकेड अगो, एक दशक पहले, वन डेकेड अगो इसको ये माना जा रहा था कि ये जो रिवर है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है, लेकिन दोबारा से इस रिवर को रिज्यूनेट कर दिया गया है, ऐसा मेघालय गवर्नमेंट क्लेम किया है। उन्होंने एक डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट चलाया और इससे जो रिवर डेड हो गई थी उसको वापस में बैक कर लिया है, मतलब वापस से इसको अलाइव क्रिएट कर दिया गया है। मेघालय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने 2012 में इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट में ब्लेम किया था कि हमारे यहाँ पर मेघालय वाले रीजन में जो कोल माइंस हैं उन कोल माइंस की वजह से एसिड माइन ड्रेनेज जो है वो डायरेक्ट इस रिवर में डाला जा रहा है, जिसके इसका जो पीएच है वो काफ़ी जो बैलेंस है वो गड़बड़ा गया है। देखो, जो मेघालय वाला रीजन है वहाँ पर रेड होल माइनिंग
काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। रेट होल माइनिंग क्या होता है, जैसे कि जो रेट होता है वो अर्थ में जब अपनी एंट्री करने की कोशिश करता है तो धीरे 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 इस एरिया को, मतलब ऐसा नहीं है, इसी तरीके से माइंस में भी, कोल माइंस में भी इसी तरीके से, मतलब कोई प्रोसीजर के तहत जो भी माइंस हैं उनको ऑपरेट ना करके सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करने लग जाए, और एक टाइम के बाद में जब वो रेट होल माइनिंग के तहत इस तरीके की जो माइंस हैं वो काफ़ी गहरी होती हैं, एक प्रोसीजर के तहत जब माइंस में काम नहीं किया जाता है तो वो काफ़ी नीची होती हैं और नीची उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से काफ़ी जो वहाँ पर वर्कर्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर काफ़ी रेट होल माइंस एस्टेब्लिश हैं, लोकेटेड हैं ईस्ट जैंतिया हिल्स में, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा था और जो टॉक्सिन्स हैं वो डायरेक्ट इस एरिया से निकल करके डायरेक्ट इस रिवर में जा रहे थे, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स लेवल जो ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। लेकिन अब इस जो टॉक्सिक कंटेंट था उसको एक एल्गी का यूज़ करके उसको क्लियर किया गया है और इस रिवर को दोबारा से रिज्यूनेट किया गया है। ये जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है इसको फाइरो रेमेडिएशन बोलते हैं। जो फाइको रेमेडिएशन हैज़ इम्प्रूव द पीएच लेवल ऑफ ए क्रिटिकल स्ट्रेच ऑफ द रिवर। अब ये जो वर्ड है फाइको रेमेडिएशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाएगा प्रीलिम्स में कि ये क्या है, किस तरीके की रेमेडी है, किस चीज़ को सॉल्व करने की रेमेडी है। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्गी का यूज़ किया जाता है और जब एल्गी को यूज़ करके जो टॉक्सिक कंटेंट्स हैं वाटर से जब उसको हटाया जाता है तो ये प्रोसीजर ये बोला जाता है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस है उसको फाइको रेमेडिएशन बोला जाता है। ओके, तो इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपने प्रीलिम्स में ये देखा होगा कि नेम स्पेसिफिक कोई भी ऐसी टर्म, जैसे आप न्यूज़ पढ़ते हो, जो टर्म जो अलग आपको दिखती है वो उनको आपको क्लेरिफिकेशन होना चाहिए, उन टर्म्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए पेज नंबर 7 से, ये जो आर्टिकल है वो फिर यहाँ पर जो कोल है उसको लेकर के बोला जा रहा है कि स्टेट स्क्रैम्बल टू अवॉइड पावर रिस्ट्रिक्शंस, मैनी पावर स्टेशंस आर फेसिंग ए कोल शॉर्टेज विद ए फॉल इन सप्लाई में कमी आ रही है, जिसकी वजह से पावर शॉर्टेज, कोल शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो रेबीज वैक्सीनेशन, आपको पता है कि अगर मान लो किसी ने डॉग ने बाइट कर लिया और डॉग के बाइट करने के बाद में उसको रेबीज की वैक्सीनेशन दिलवाई जाती है, तो इस तरीके के कुछ केसेस देखने को मिले कि रेबीज कुत्ते को खाने के बाद में, कुत्ते ने मान लो किसी पर्सन को काट लिया, उसके बाद में जब उसको रेबीज का वैक्सीनेशन लगवाया गया तो उसके बाद में उन बंदों की डेथ हो रही है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो भी हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम है रेबीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इसमें डेथ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही, तो इसको लेकर के स्टडी होनी चाहिए, पता लगाया जाना चाहिए कि वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम है या जो हमारे जो सीरम है उसकी जो क्वालिटी है उसको लेकर के डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो इसको प्रॉपर इसके ऊपर रिसर्च किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखिए पेज नंबर 10 से, ये जो आर्टिकल है वो यूएस और इंडिया को लेकर के है, क्वाड ग्रुप को फोकस करके इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। ये है फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष वी श्रृंगला और यहाँ पर है वेंडी आर शर्मन। ठीक है, वेंडी आर शर्मन ये यूएस की डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं ऑफ स्टेट। वेंडी शर्मन ये इंडिया की विजिट पर आई थी, इंडिया और पाकिस्तान दोनों की विजिट पर ही गए थे, और हमारे यहाँ पर जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष वी श्रृंगला उनके साथ में कुछ ये कन्वर्सेशन करते हुए इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि ऑकस जो नया एक यूके-यूएस ये जो नया ग्रुप बनाया गया है वो किस तरीके से क्वाड को रिप्लेस कर देगा। तो इनकी तरफ से इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आया कि देखो जो क्वाड ग्रुप है वो एक जनरल ग्रुप है और जो ऑकस ग्रुप है वो स्पेसिफिक ग्रुप है। इसमें स्पेशली जो मिलिट्री वाला पोर्शन और कुछ न्यूक्लियर वेपन से जो ऑस्ट्रेलिया है उसको एक तरीके से प्रॉफिट दिया जाएगा, उसको जो नई टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र की जाएंगी यूके और यूएस के द्वारा, ताकि जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है वहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी लाने में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा सके। लेकिन अगर जो क्वाड ग्रुप है उसकी अगर हम बात करें तो ये नॉन डिफेंस नॉन मिलिट्री अरेंजमेंट है और इसमें स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो
ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं है कि स्पेसिफिक सिर्फ इसी पॉइंट के लिए क्वाड ग्रुप को बनाया गया था। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि वैक्सीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नॉन मिलिट्री नॉन डिफेंस वाला ग्रुप है, इसके अलावा सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, बहुत सारे एरियाज हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया कि देखो भाई, क्वाड ग्रुप जो है वो तो स्पेसिफिक नहीं है ना, फिर मालाबार जो एक्सरसाइज है उसमें इंक्लूजन कैसे होता जा रहा है, चारों के चारों जो कंट्रीज वो मालाबार एक्सरसाइज में इंक्लूजन होता जा रहा है क्वाड ग्रुप्स का, तो स्पेसिफिक है ही नहीं, उसमें मिलिट्री का लेना देना क्या है, ये तो हर पॉइंट्स के ऊपर वर्क करेगा मालाबार, ये जो क्वाड ग्रुप है। तो इस आर्टिकल से एक बात क्लियर होती है कि जो यूएस है वो इंडिया को रिप्लेस करके एक तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, ताकि चाइना को भी काउंटर कर किया जा सके, और ये जो प्रॉब्लम है फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक रीजन को रखना, उस जो प्रॉब्लम है उसको भी काउंटर किया जा सके, उसको भी इजीली सॉल्व किया जा सके। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर इशू है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के, उसको लेकर के 13 लेवल की डिसएंगेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। डिस्कशन चल रहा है कि किस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे हम एक दूसरे को बैक करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, पेज नंबर 12 से ये जो आर्टिकल है इसमें एक स्टडी सामने आई है कि बहुत सारे स्टेट में जो हमारी मेट्रोज हैं उसकी वजह से कोविड का जो स्प्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्टर हो रहा है। इसमें मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु की जो आर वैल्यू है मेट्रोज की वो 1 से अबोव आई है। 1 से अबोव आते ही मतलब ये माना जा रहा है कि जो स्प्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, और अभी प्रेजेंट टाइम में फेस्टिवल सीजन आने वाला है जिसकी वजह से कोविड के जो केसेज हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब लॉकडाउन लगता है तो लॉकडाउन लगने की वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो दोबारा से स्लो हो जाती है, और दोबारा से जब जैसे ही ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा कंजप्शन इंक्रीज होता है और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ जो आर्टिकल है वो उड़ीसा के गांव के बारे में स्टोरी बता रखी है कि इस एरिया में आयरन जो ओर है उसको एक्सट्रैक्शन की माइंस हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में जो बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पर नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, उनमें आयरन ओर माइन से डायरेक्ट जब यहाँ पर डंप किया जाता है तो इस एरिया में देखो यहाँ पर जो रिवर का जो वाटर है वो एक तरीके से बिल्कुल रेड हो गया है। तो आयरन और जो डस्ट है वो डायरेक्ट इसमें डंप की जा रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि 2017 के समय में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया था कि इन्वायरमेंटल लॉज का जो वायलेशन करते हैं उनके लिए फाइन्स लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा एक फंड भी क्रिएट किया गया था ओडिशा मिनरल बियरिंग एरियाज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से, ताकि इस फंड का यूज किया जा सके कि जहाँ पर भी इस तरीके की माइंस है उन माइंस के एरिया में जो भी लोग रहते हैं उनके डेवलपमेंट में इस पैसे का यूज़ किया जा सके। हालांकि ये माना जा रहा है कि इस फंड में जितना रुपए है वो अभी अनयूटिलाइज्ड है। देखो, मेजर प्रॉब्लम ये है कि हमारे ये जो स्टेट हैं, जैसे ओडिशा मान लीजिए, झारखंड मान लीजिए, छत्तीसगढ़ मान लीजिए, यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर पॉवर्टी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके मेजर प्रॉब्लम ये है कि देखो, लाइव्स आर लॉस्ट नियर वन ऑफ द स्टेट रिचेस्ट आयरन ओर रिजर्व टू पोवर्टी, पुअर न्यूट्रिशन एंड पोल्यूशन, ये सारा इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री है वो बाहर के लोग आकर के लगाते हैं, लेकिन हमारी जुडिशरी का, हमारी जो भी एग्जीक्यूटिव है, हमारी जो भी लेजिस्लेचर है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। इसके अलावा जो एनजीओ है उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस तरीके की जो भी इंडस्ट्री है उनके खिलाफ में वर्क किया जाए अगर वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, और जो यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए भी वर्क किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये देखो ताजमहल की फोटो है, आपको पता है, और डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया की विजिट पर आई हुई हैं, उन्होंने यहाँ पर विजिट की है। ओके, यहाँ देखिए, देखो जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें स्पुतनिक लाइट जो वैक्सीन है उसके एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया है। द गवर्नमेंट हैज़ परमिटेड द एक्सपोर्ट ऑफ रसिया सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक लाइट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड हेयर एज द जैब हैज़ नॉट येट बीन अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूज इन इंडिया, सोर्सेज सेड ऑन संडे। जब तक हमारे इंडिया में इसको इमरजेंसी यूज का अप्रूवल नहीं दिया जाता है तब तक इंडिया जो है अपने यहाँ पर प्रोडक्शन करके इसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ओके,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉरेन पेज से, यहाँ देखिए ताइवान और चाइना का जो इशू चल रहा है उसको लेकर के यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ पर ये बोला गया है कि चाइना का जो प्रेशर है हम उसको सहन नहीं करेंगे, हम ये नहीं मानेंगे कि हम चाइना के अंडर आते हैं। ताइवान हमेशा से एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और हमेशा से इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में ही एस्टेब्लिश करेगा। यहाँ जो आर्टिकल है वो पाकिस्तान के वो साइंटिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब देने में AQ खान इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके अलावा ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ ट्रेडिंग न्यूक्लियर सीक्रेट्स विद ईरान, नॉर्थ कोरिया। इनके साथ में जो भी न्यूक्लियर सीक्रेट्स हैं वो उन्होंने ट्रेड कर लिए थे, सीक्रेट्स को शेयर कर दिया था, इसका भी उनको अक्यूज्ड माना जाता है। इन साइंटिस्ट की डेथ हो गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, देखो एक स्टडी सामने आई है जिसमें ये माना गया है कि ईरान के ऊपर जितना रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया था उससे ज़्यादा ईरान ने अपने आप को यूरेनियम के जो भी स्टोर्स हैं उनको 20% तक और ज़्यादा इंक्रीज कर लिया है। द कंट्री वाज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एनरिचिंग यूरेनियम अबाउट 3.67 अंडर ए 2015 डील, P5+1 डील के नाम से जिसको आप जानते हो ये, या फिर JCPOA जिस एग्रीमेंट को आप जानते हो, उस एग्रीमेंट के तहत ईरान के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही यूरेनियम को एनरिच कर सकते हो। लेकिन ईरान में जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो और ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इराक जो कंट्री है वहाँ पर जनरल इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम को टेस्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेमोक्रेसी को इंक्रीज करने के लिए आप देख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्पोर्ट्स पेज से, कल जो PT का एग्जाम हुआ उसने आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए। देखो ऐसा नहीं है, जो UPSC है वो हमेशा रेगुलर हर साल जो है वो अपना ट्रेंड चेंज करती है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोई वो नहीं रखेंगे। कोई भी ऐसे इशू जो न्यूज़ में रहते हैं उनको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि कल ओलंपिक को लेकर के क्वेश्चंस आए थे, ओलंपिक को लेकर के क्वेश्चंस आए थे। तो इस तरीके का कोई भी इवेंट जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो न्यूज़ है वो इंडियन शूटर्स के बारे में है। जो हमारे जूनियर इंडियन शूटर्स हैं उन्होंने पेरू में एक इवेंट चल रहा था जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें इंडिया ने अपनी सुप्रीमेसी को सेलिब्रेट किया है, सुप्रीमेसी को साबित किया है। और इंडिया ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा 16 गोल्ड 15 सिल्वर एंड 9 ब्रोंज मेडल हासिल किए हैं। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि द हिंदू की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उन सबको हम डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।